Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our part 4 of the integrated current affairs series. Now part 1 से लेके part 3 तक में already we have completed the current affairs till November 2024. Now in the upcoming 1 month I am going to cover all the current affairs from the month of November 2024 till the month of April 2025. Okay, so these video series are very important. Now what we do in the integrated current affairs is कि हम current affairs तो यहाँ पे complete करते ही हैं, साथ के साथ ही we also complete और revise the static portion as well. ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये वीडियो सीरीज को बहुत पसंद किया है. The way that I teach this by integrating the current affairs with the static portion. So let us start today with the part 4. अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसकी एक कंसोलिडेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है चैनल पे, जिसका लिंक आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. ठीक है, और दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो. यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ ही आई विल ऑल्सो टेल यू द इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following languages have been included in the list of classical languages. Now these are your options. हमें बताना है which of the following options is or are correct. Now यहाँ पे पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली. ठीक है, these are the languages. आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3 एंड 4. मतलब पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, ये चारों के चार हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस. नाउ चलो कुछ स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं. नाउ व्हाई दिस इज इन न्यूज? बिकॉज द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस फॉर 5 लैंग्वेजेस. 5 लैंग्वेजेस को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है. दीज आर मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, नाउ अब टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इज 11. 11 कौन कौन सी है? पहले से 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी हमारे पास, दैट इज तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम एंड ओडिया. नाउ क्लासिकल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को बोला जाता है जिसका एक हेरिडिटरी पास्ट हो, एंड हेरिडिटरी पास्ट होने के साथ साथ उनकी बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हों और उनका लिटरल मतलब कि वो सोर्स विच वी कैन रीड. इट मीन्स बुक्स हो जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल बुक्स हो. ठीक है, तो इसी हिसाब से तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज विच वॉज डेजिग्नेटेड एज द क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड दिस ईयर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है. सो यू ऑल्सो नीड टू नो द ईयर इन विच द लैंग्वेज वॉज डेजिग्नेटेड एज द क्लासिकल लैंग्वेज. ठीक है, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी या यूपीएससी के रिलेटेड किसी भी एग्जाम से तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द तमिल लैंग्वेज, इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन द ईयर 2004 एंड सम ऑफ द बुक्स विच वेयर रिटन इन तमिल वेयर थिरुकुरल, देन वाज तोल्कापियम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट तोल्कापियम, आपको ये पता होगा कि तोल्कापियम इज अ बुक दैट इज बेस्ड ऑन ग्रामर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना हिस्ट्री भी थोड़ा रिवाइज कर लिया. देन इज शिल्पादिकरम, दिस इज ऑल्सो अ बुक. ठीक है, विच वॉज रिटन बाई इलांगो. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट संस्कृत, तो संस्कृत वॉज अकॉर्डेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन द ईयर 2005. सो 2004 में तमिल को अकॉर्ड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज, 2005 में संस्कृत को. एंड सम ऑफ द बुक in Sanskrit are Vedas and Upanishad. All of these were written in Sanskrit only. If I talk about Kannada, Kannada was accorded the status of classical language in the year 2008. Then Malayalam was accorded the status of classical language in the year 2013 and Oriya in the year 2014. यहाँ पे एक लैंग्वेज मिसिंग है, वो लैंग्वेज है तेलुगु. सो तेलुगु एंड कन्नड़ दोनों को 2008 में ये स्टेटस अकॉर्ड किया गया. ठीक है, सो दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लैंग्वेजेस पहले थी. अब 7, 8, 9, 10, 11. सो टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस 11.
सो आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी ये 11 थी, बाकी इनका डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया एंड करेंटली ये 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन करेक्टली यहाँ पे आंसर किया है। सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द न्यू मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स इज अ रीजनल एस्टैब्लिशमेंट, ओके, जहाँ पे वेरियस कंट्रीज पार्ट होती हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी नेशंस आर अ पार्ट ऑफ आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स नेशन। नाउ आप अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई। नो आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द आंसर, सो यूएई अभी रिसेंटली यूएई ने ज्वाइन किया है, देन अनदर नेशन इज इंडोनेशिया, देन देयर इज इजिप्ट एंड देन देयर इज ईरान। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 2, 3, 4 एंड 5। सी अर्जेंटीना ने क्या किया था, अर्जेंटीना अर्लियर इन्होंने अप्लाई किया था ब्रिक्स की मेंबर बनने के लिए, बट लेटर एट अ लेटर टाइम ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले की कुछ करंट अफेयर्स की बुक में अर्जेंटीना का नाम दिया गया है एंड सऊदी का भी नाम दिया गया है। सो नीदर सऊदी नॉट अर्जेंटीना इज करेंटली अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सो 2, 3, 4 एंड 5, इंडोनेशिया इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। सो 2, 3, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ ही वी विल ऑल्सो स्टडी the different things. Now, BRICS stand for Brazil, Russia, India, China and South Africa. ये तो 5 nations हो गए। न्यू वन इज ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट। ये 4 nations ये हो गए एंड देन रिसेंटली इंक्लूडेड इंडोनेशिया इज द न्यूएस्ट मेंबर। सो टोटल नंबर ऑफ द ब्रिक्स नेशन करेंटली इज 10, ठीक है। Now, if I talk about the BRICS, तो BRICS कब establish हुआ था? BRICS establish हुआ था 2009 में। BRICS की first summit was held in Russia. If I talk about the stats, some of the statistics or stats that are related to BRICS, that BRICS constitutes 45% of the world population and 37% of the world GDP. अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये स्टेटमेंट वाइज आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू नो, important fact to know here is 37% of the world GDP ब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द G7 कंट्रीज, तो G7 कंट्रीज मात्र 30% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस एस्टैब्लिशमेंट, लेट अस नाउ टॉक अबाउट G7 ऑल्सो, ठीक है। अब G7 वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1975 एंड इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द कंट्रीज, G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहले हम देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के साइड कनाडा है, देन देयर इज यूएसए, उसके बाद में यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, देन इटली, यूरोप में देख लेते हैं तो इटली है, देन हमारा फ्रांस है, देन जर्मनी है। तो ये 3 हमारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, यूके एंड देन यूएसए, ओके, एंड देन एशियन कंट्री में दिस इज जापान। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कंट्री कौन सी रह गई हमारी, यूके हो गई, हाँ कनाडा रह गई, ठीक है। सो यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, यस 7 कंट्रीज हो गई हमारी। अर्लियर 2014 तक दिस G7 वॉज नोन एज G8, बट वाई इट वॉज नोन एज G8, क्योंकि 2014 तक रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ G8, बट 2014 में और इन 2014 रशिया एनेक्स द रीजन ऑफ यूक्रेन, सम ऑफ द रीजन ऑफ यूक्रेन, जो क्राइमिया का रीजन था वो एनेक्स किया था रशिया ने। दैट फ्रॉम दैट टाइम ओनली रशिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस G8। सो तब से फ्रॉम 2014 G8 इज नोन एज G7, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर एस्टैब्लिशमेंट दैट इज G20, सो G20 19 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं एंड 2 रीजनल एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड है, 2 रीजनल बॉडीज इंक्लूडेड है। सबसे पहला तो यूरोपियन यूनियन है एंड देन अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ G20 अगर मैं बात करूं तो 19 कंट्रीज हैं प्लस 2 यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले तो यूरोपियन यूनियन एंड देन अफ्रीकन यूनियन। नाउ अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट कब बनी थी, तो 18th G20 समिट में बनी थी। 18th G20 समिट हुई थी इंडिया में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी ये समिट, एंड यहाँ पे
अफ्रीकन यूनियन बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिक्स, तो रिसेंटली ब्रिक्स की समिट, यहाँ पे समिट्स की भी बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर की 2014 की। तो ब्रिक्स समिट ऑफ 2024 टुक प्लेस इन रशिया। ठीक है, रशिया का कजान एक एरिया है, तो कजान में दी 2024 का समिट टुक प्लेस। इफ आई टॉक अबाउट द G20 समिट, तो 2023 की समिट हमारी कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडिया में। देन 2024 की G20 समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील में। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द G7 समिट, तो G7 समिट जो है वो इटली में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नो सम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स के अंडर है। सबसे पहला तो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014। कौन से डिक्लेरेशन से? तो देयर इज फोर्ट ज़ेला डिक्लेरेशन। फोर्ट ज़ेला डिक्लेरेशन से द न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। इसके अलावा द अदर इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉन्स्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड है। दिस आर रिलेटेड टू दी फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, कंटीजेंसी के टाइम में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं। एंड देन देयर इज अ मैकेनिज्म दैट इज नोन एज द ब्रिक्स पे मैकेनिज्म। सो दीज ऑल आर एसोसिएटेड विथ दी ब्रिक्स ओनली। ठीक है, आई होप कि आपको स्टैटिक का काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। साथ में हमने करंट अफेयर्स तो कर ही लिया है। सो दिस मच आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now, during the G20 summit hosted by India, a MOU, it means a Memorandum of Understanding, was signed to establish the India-Middle East Europe Economic Corridor, जिसका नाम है IMEC। ठीक है, Which of the following countries are part of this corridor? अब हमें बताना है, यहाँ पे दो पॉइंट्स, दो करंट अफेयर्स के फैक्ट आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। सबसे पहला तो IMEC का फुल फॉर्म याद रख लेना, that is India Middle East Europe Economic Corridor. Second thing कि IMEC is an initiative of G20 countries, and ये कौन सी G20? So 18th G20 summit that was held in India, ये उसका आउटकम है। ठीक है, सो कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं इस कॉरिडोर की? देन यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही इतना एलाबोरेट बना दिया कि आप इससे आराम से क्लियर कर लोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट होंगी। अब यूरोप में मुझे बताओ, फ्रांस तो है ही है, तो 4 तो होना ही होना है, तो यहाँ पे 4 तो आंसर में होगा। ठीक है, देन हमें पता है ईरान नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको थोड़ा फैक्चुअल पता होना चाहिए। फ्रांस होगा, यूरोपियन यूनियन होगा। सो 2 एंड 4 तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इज USA, USA भी पार्टी है इसकी, सो 3 भी होगा। सो 3 भी यहाँ पे आ गया हमारा। नेक्स्ट रशिया, नो रशिया इज नॉट अ पार्ट, सो 1 हमने एलिमिनेट कर दिया। देन आ गया हमारा 2, 3 एंड 5 एंड 2, 3 एंड 4। सो ईरान इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को ध्यान से सुनना, मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है, एंड प्लेसेस इन न्यूज़ भी आपके कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनना, कोट्स आपके बहुत सारे मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, नो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ते हैं, चलो। अब व्हाट इज IMEC? So IMEC stands for the India Middle East Europe Economic Corridor, is a transformative connectivity project aimed at enhancing trade and economic integration between Asia, Middle East and Europe. So ये 3 कंट्रीज का इंटीग्रेशन करने का प्लान है। ठीक है, नाउ इसमें 2 कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। सबसे पहला तो ईस्टर्न कॉरिडोर दैट विल कनेक्ट इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, विच विल कनेक्ट टू द मिडल ईस्ट, एंड देन एक नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो मिडल ईस्ट को कनेक्ट करेगा यूरोप से। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द IMEC? सो IMEC के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला तो रेल रोड बनने वाली है, शिपिंग रूट्स, रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, हाइड्रोजन पाइपलाइंस एंड हाई स्पीड डेटा केबल्स। सो ये कंपोनेंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट एसोसिएटेड है। ठीक है, सो रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया एंड रोडवेज हो गई, ये 3 कंपोनेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, हाई स्पीड डेटा केबल्स एंड हाइड्रोजन पाइपलाइंस। नाउ कनेक्ट कैसे होने वाला है ये IMEC? सो इसके रिगार्डिंग सम ऑफ द पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा
from all the way from India to Middle East and ultimately Europe. तो ये पोर्ट्स के नाम आपको पता होने ज़रूरी हैं, ये पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिया, सो इंडिया के कौन से 2 पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं? सबसे पहला तो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ इन मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट, एंड दिस इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एयरपोर्ट। ऑल्सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो कनेक्ट होने वाला है दैट इज़ मुंद्रा पोर्ट। दिस मुंद्रा पोर्ट इज़ इन गुजरात। इंडिया के 2 पोर्ट्स हमने कनेक्ट कर लिए। देन इंडिया, अब हम आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की साइड। मिडिल ईस्ट की साइड आते हैं हम, एंड हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के यूएई के 2 पोर्ट्स हैं जो कनेक्ट होंगे। सबसे पहला तो जबल अली पोर्ट एंड द सेकेंड पोर्ट इज फुजायरा पोर्ट। यूएई के बाद मिडिल ईस्ट में दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट विथ सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया के कौन से पोर्ट्स हैं? दमाम है एंड देन जेद्दा पोर्ट। अब मिडिल ईस्ट से नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्ट करेगा यूरोप को। सो यूरोप के आपको कुछ पोर्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला तो एक इजराइल विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट इज प्रपोज टू बी कनेक्टेड। देन ग्रीस का पिरेशियस एयरपोर्ट। देन आगे इटली, देयर कम्स इटली का मेसिना एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कह रहा हूँ मैं, पोर्ट। एंड देन अल्टीमेटली फ्रांस का कौन सा? मार्सिले एयरपोर्ट, मार्सिले पोर्ट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पोर्ट्स दैट आर गोइंग टू बी कनेक्टेड थ्रू द IMEC इकोनॉमिक, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। नो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ ऑप्शंस में लिए हैं। सबसे पहला तो ईरान के बारे में। सो ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज he is proposed to be killed in an airplane accident. So who was the former president of Iran? His name was Ibrahim Raisi, ठीक है। एंड प्रेजेंटली अगर अभी मैं करंट ईरान के प्रेसिडेंट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम है मसूद पेजेश्कियन, ठीक है। ये ईरान के बारे में आपको बात पता होनी चाहिए। एंड दिस फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इनका एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था इन दी ईस्टर्न अजरबैजान। तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ था ये ईस्टर्न अजरबैजान में हुआ था। इस तरह के वेग क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रशिया से रिलेटेड यू शुड नो दैट ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी? कजान में हुई थी। कजान इज अ सिटी इन रशिया, ठीक है। आई होप कि दिस थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर नो। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गए होंगे। स्टैटिक भी समझ में आ गया होगा एंड करंट का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू मेंशन, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है। वी हैव टू मेंशन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बताने हैं। सबसे पहला तो COP29 UNFCCC took place at Egypt. Next is COP16 United Nations Convention on Biological Diversity took place at Azerbaijan. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो लेट अस नो सी दी आंसर। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए हैं वो इनकरेक्ट हैं। वाई दिस इज इनकरेक्ट? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया है। COP29 of the United Nation Convention on Climate Change. This COP29 took place at Azerbaijan, and COP16, that is United Nation Convention on Biological Diversity, this took place in Egypt. ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द UPSC एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट PSC एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दीज आर 2 ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन। अब रियो कन्वेंशन क्या था? ये
इसका नाम पड़ा है इन द सिटी ऑन द सिटी ऑफ रियो डे जेनेरियो, और रियो की जो सिटी है ये ब्राज़ील में है। एंड इन द ईयर 1992 यहाँ पे 3 कन्वेंशन साइन हुए थे, ठीक है। दिस समिट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट। 1992 में ये समिट हुई। सबसे पहला तो ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकेंड वन वाज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड थर्ड था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 एग्रीमेंट्स यहाँ पे रियो कन्वेंशन में साइन हुए थे, ठीक है। अब इफ वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका एम क्या था? सो एज द नेम सेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव भी इसका क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड होगा, दैट इज टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर एट द लेवल दैट प्रिवेंट्स डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन विद द क्लाइमेटिक सिस्टम, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रिवेंशन के लिए। सो यूएनएफसीसी के अंदर के यूएनएफसीसी के एजेस में 2 एग्रीमेंट्स थे, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। दिस क्योटो प्रोटोकॉल वाज लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग मतलब कि जो भी कंट्री या स्टेट क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करेगा उनको वो प्रोटोकॉल या उनमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे वट एवर विच इज़ गिवन इन द प्रोटोकॉल, देन उन पे जो है फाइन या पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सो दिस वाज लीगली बाइंडिंग टू रिड्यूस द टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। अनदर यूएनएफसीसी के अंदर में माइलस्टोन एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन द पेरिस एग्रीमेंट 2015, जिसका की एम था टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद द एफर्ट टू लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो राइजिंग टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और एफर्ट करने चाहिए कि हम उसे लिमिट कर पाएँ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। Now, some of the conventions that are related to the United Nations Convention on Biological Diversity is किगाली एग्रीमेंट। आप इन एग्रीमेंट का नाम बस ध्यान में रखना, अगर उसका कंटेंट नहीं भी आपको मालूम है तो वो चलेगा, बट इन एग्रीमेंट्स के नाम यू शुड नो। द फर्स्ट वन इज किगाली एग्रीमेंट, अदर वन इज कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। बोथ ऑफ दिस is related to the United Nations Convention on Biological Diversity, Kigali Agreement and Kunming Montreal Protocol, and this was signed in the year 2023. So environment से related ये facts आपको पता होने चाहिए। Also अब मैंने बता दिया आपको United Nations Convention on Climate Change, this happened, इसका COP29, this summit took place in Azerbaijan, ठीक है, and UNCBD का COP it took place at Egypt. If I talk about COP28 of the UNFCCC, this took place in Egypt, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लेट अस नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। लेट अस नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन। अभी रिसेंटली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वन नेशन वन इलेक्शन पे। सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? सो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा रामनाथ कोविंद। ही इज ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको तो पता होगा ही, ठीक है ना। जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, वो ऑप्शंस भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन तो यहाँ पे एक है, बट यहाँ पे एटलीस्ट हम 7 to 8 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हमारे एक क्वेश्चन में, ठीक है। दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अमित शाह, अमित शाह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये तो होम मिनिस्टर है, ये तो आपको पता होगा ही होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ अ कमिटी। कौन सी कमिटी? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमिटी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमिटी वॉज रिसेंटली हेल्ड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी के चेयरमैन थे अमित शाह, ठीक है। रामनाथ कोविंद के बारे में हमने देख ही लिया, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द उपेंद्र द्विवेदी, सो उपेंद्र द्विवेदी इज द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अगर मैं एयर फोर्स की बात करूं तो एयर फोर्स के चीफ कौन है? तो ये हमारे एपी सिंह सर है, ठीक है।
नाउ अगर मैं एयरफोर्स की आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सुखोई is a plane which was brought from Russia. Now, Apache is the aeroplane of which country? USA. Now, Indian Air Force की अगर मैं बात करूं तो Chinook are the helicopters. These are also from the USA. Other than that, if I talk about the Rafale is a plane which was brought from France. So ये आपको पता होने चाहिए. These are some of the recent technologies. If I talk about the defense system here, so S-200 is a defense system of Russia. ये पता होना चाहिए आपको. Other than that, if I talk about the Iron Dome or the Sea Dome, these both are the defense system of Israel, and this is also been in news because Israel and Hamas का war चल रहा है, अभी भी चल रहा है. So this is very important. So Iron Dome and Sea Dome is the defense system of Israel. If I talk about THAAD, so this is the same defense system of USA. ठीक है. Now, if I talk about Justice K. Mathur, he was the chairman of the 7th Pay Commission. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अभी एक और कमेटी was in news. अभी recently Uniform Civil Code has been established. Now, which is the first state to establish this Uniform Civil Code? This is उत्तराखंड. उत्तराखंड हमारा पहला स्टेट बना है to implement this Uniform Civil Code. And if I talk about the chairman of the UCC committee, ये important है क्योंकि इंडिया का पहला स्टेट है तो इनके चेयरमैन भी important हो जाते हैं. तो शत्रुघ्न सिंह was the chairman of the UCC committee which was made in उत्तराखंड. ठीक है. इसी के साथ अगर मैं बात करूं चेयरमैन की तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है हमारे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, सो वाइस चेयरमैन हमारे हैं सुमन के बेरी. ठीक है, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. नाउ देखो, कहने को तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया लेकिन 15+ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is asking us about the fiscal health index is released by. So now in this question we are going to deal with the various indexes or various reports that are released by this organization. ठीक है. Now you can pause this video and write this question on your own. Now let us solve this question. Now fiscal health index is recently launched by the Niti Aayog. ठीक है. Now if I talk about the other indexes that are launched by the Niti Aayog is Sustainable Development Index. ठीक है, Sustainable Development Goals Index. Now, according to the recent index, if I talk about the top states or the top performance state, so दो states हैं यहाँ पे हमारे जो कि top performer है, which is उत्तराखंड and उत्तराखंड के साथ साथ this is केरला. ठीक है. If I talk about the lowest rank, कौन से स्टेट का है, तो लोएस्ट रैंक जो है वो बिहार का है इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज रिलीज बाय द नीति आयोग. ठीक है, सो दिस इज रिलीज बाय द नीति आयोग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आरबीआई. नो, आरबीआई रिलीजेस 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्स. सबसे पहला तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज करता है आरबीआई. इसके अलावा आरबीआई ऑल्सो रिलीजेस द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द आरबीआई, सो आरबीआई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूं आपको. आरबीआई वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1935. ओके. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आरबीआई इज आल्सो नोन एज द बैंकर्स ऑफ द बैंक. ठीक है, सभी बैंक का बैंकर है आरबीआई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग is RBI has the responsibility to control the inflation. Now inflation RBI कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसी. ठीक है, और डियरिश पॉलिसी और हॉकिश पॉलिसी.
नाउ एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब यूज करता है आरबीआई? जब देयर इज रिसेशन इन द इकोनॉमी, and the bearish policy or hawkish policy is used when there is inflation in the economy. Now the general range of inflation जितनी होनी चाहिए वो 6% होनी चाहिए, प्लस माइनस 2% चल सकता है. बट अगर RBI fails to keep this inflation level at 6% और प्लस माइनस 2% for 3 consecutive quarters, then RBI हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई है. ठीक है. इसके अलावा RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही होता है. इस मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसका कि चेयरमैन कौन होता है? RBI चेयरमैन इज द चेयरमैन ऑफ द RBI गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. नाउ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी करेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट WHO, सो WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है वो मैं आपको बताता हूँ. एक तो है TB रिपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज मलेरिया रिपोर्ट. ठीक है. ये दोनों की दोनों रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली हैज बीन रिलीज बाय द WHO. Now, if I talk about some of the diseases की बात करते हैं, so if I talk about the TB is a bacterial disease. ठीक है. If I talk about dengue, तो this is a viral disease और वायरस से होता है. ठीक है. ये आपको कुछ डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. Now, some of the disease के इरेडिकेशन के बारे में बताता हूँ कि इंडिया का गोल क्या है. सो रिगार्डिंग TB, इंडिया हैज डिसाइडेड टू एलिमिनेट TB बाय द एंड ऑफ ईयर 2025. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज सिकल सेल अनीमिया. सो सिकल सेल अनीमिया के रिगार्डिंग इंडिया का टारगेट है अप टिल 2047 इंडिया एलिमिनेट कर दे. रिसेंटली अभी इन द ईयर 2024 WHO हैज डिक्लेयर्ड इंडिया free from a bacterial disease known as trachoma. ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है. ठीक है ना. एंड दिस ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आईज. ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस क्वेश्चन. काफ़ी सारा करंट एंड स्टैटिक का भी पोर्शन हमने यहाँ पे कर लिया है. हाँ, स्टैटिक से मुझे याद आया नीति आयोग के बारे में. नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014. जनवरी 1 को एस्टैब्लिश हुआ था. व्हेन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड. ठीक है. प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड. आई होप कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इससे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टिल विच ईयर इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन. ठीक है. आप इस क्वेश्चन को पॉज करो एंड देन आप इसको ट्राई करो. आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है. नो रिसेंटली अभी एक सेकंड, मैंने नीति आयोग आपको 2014 बताया नहीं, 2015 जनवरी, सॉरी वो मेरे से एरर हो गया. जनवरी 1 2015 को नीति आयोग एस्टैब्लिश हुआ है. ठीक है. नो नेक्स्ट इज till which year India aims to establish its own space station. Now, I hope कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है 2035. Now, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में. ठीक है. सबसे पहला तो है नासा विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA. ठीक है. सेकंड इज रॉसकॉस्मोस विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया. नेक्स्ट is European Space Agency, which is the organization of European Union. Then there is JAXA. JAXA is the organization space agency of Japan.
then fifth country and the last country is CSA, that is Canadian Space Agency, जो कि कनाडा की है. So these are the 5 nations जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्टैब्लिश किया है. चाइना इज नॉट वन ऑफ देम, ये आप ध्यान रखना. सो अगर चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसीलिए चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन. चाइना ने अभी रिसेंटली अपने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है तियानगोंग. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग स्पेस एजेंसी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेरियस मिशंस, तो इसरो के कुछ मिशंस देख लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहला तो है एक्सपोसैट. दीज आर एक्स रे पॉलीमेट्री सैटेलाइट, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेज इन द यूनिवर्स ये ट्रैक करेंगी. सो एक्सपोसैट इज अ मिशन ऑफ इसरो. देन अ फेमस मिशन आदित्य L1, यू शुड नो. आदित्य L1 is the mission to study the outermost layer of the sun, that is corona of the sun. ठीक है, इसके अलावा SpaceX is a mission which is also launched by ISRO, aimed at space docking के लिए. ठीक है, so these are some of the missions इसरो के जो आपको ध्यान में रखने हैं. चंद्रयान तो है ही है, साथ में मंगलयान भी है, वो तो आपको पता होगा. ठीक है, now if I talk about the NASA, Perseverance is a mission of NASA. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट मिशन है नासा का इस साल के लिए. नो, यूरोपा इज अ मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द जुपिटर प्लैनेट को स्टडी करने के लिए ये मिशन है. अभी रिसेंटली स्लिम मिशन इज गोइंग टू बी लॉन्च. तो स्लिम मिशन जो है ये होने वाला है जापानीज स्पेस एजेंसी, दैट इज जाक्सा प्लस इसरो के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ. ठीक है, रिसेंटली a combined mission NISAR, which is an mission to study the space. ये मिशन है हमारा नासा का प्लस इसरो का. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मिशंस जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो इंडिया का जो टारगेट है टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ये 2035 का है. ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the name of the operation conducted by India to help Myanmar, Laos and Vietnam affected by typhoon Yagi? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एटलीस्ट हम 10 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस के अलावा भी मैं आपको डिफरेंट मिशंस बताने वाला हूँ जो कि कंडक्ट किए गए हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस. नाउ आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. सो द नेम ऑफ द मिशन ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया टू हेल्प द म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय टाइफून यागी, इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सद्भाव. ठीक है, अब ऑपरेशन संकल्प किस चीज से रिलेटेड है? सो दिस वाज अ मिशन दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी. इंडियन नेवी ने ऑपरेशन कंडक्ट किया था टू प्रोटेक्ट और टू इवैक्यूएट द इरानियन शिप जिसका कि नाम क्या था? अल काम्बर. ठीक है, दिस वाज एन इरानियन शिप. इनको पायरेट से बचाने के लिए इंडियन नेवी लॉन्च दिस मिशन ऑपरेशन संकल्प. इफ आई टॉक अबाउट ऑपरेशन राइजिंग सन, इट वाज launched by the Directorate of Revenue Intelligence regarding गोल्ड स्मगलिंग. गोल्ड के स्मगलिंग को रोकने के लिए ये ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया था, विच वॉज इफेक्टेड इन 4 states. 4 states में ये ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट वन इज सद्भाव. सद्भाव इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इससे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यागी टाइफून केम इन म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम. इफ आई टॉक अबाउट बिपरजॉय, तो ये इंडिया में आया था, एंड द नेम ऑफ दिस बिपरजॉय वाज गिवन बाय बांग्लादेश. ठीक है, नेम्स भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑपरेशन अजय, सो दिस ऑपरेशन अजय वाज कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट. इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू
टू रेस्क्यू द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द हमास इजराइल वॉर। जो इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, तो इजराइल से इवैक्यूएशन के लिए दिस ऑपरेशन अजय वाज कंडक्टेड। नाउ सम ऑफ द अदर ऑपरेशंस दैट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट, कि अजय ऑपरेशन तो कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑपरेशन गंगा। दिस ऑपरेशन गंगा वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस टाइम पे यूक्रेन से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा वाज देयर। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी भी एक ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि द ऑपरेशन कावेरी वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम द सिविल वॉर दैट हैपेंड इन द साउथ सूडान। साउथ सूडान में जो वॉर हुआ था, उसके वहां से इवैक्यूएट करने के लिए दिस ऑपरेशन कावेरी वाज देयर। तो ये सारे तो हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑपरेशंस। इसके अलावा इफ आई टेल यू, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि इजराइल एंड हमास के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। सो इजराइल ने जो हमास पे वॉर डिक्लेयर किया था, दिस ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। एंड देन जब हमास ने वापस से इजराइल पे अटैक किया, तो ये ऑपरेशन को क्या बोला गया? इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। आई होप कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, इससे रिलेटेड दो आपको ऑपरेशंस याद हो गए होंगे। नो, यहाँ पे एक और ऑपरेशन मैं लेके आया हूँ जो बहुत सिमिलर साउंडिंग है, बट बिल्कुल डिफरेंट मतलब है उसका। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। ऑपरेशन सद्भाव यहाँ से हमने देख लिया, इट इज रिलेटेड टू हेल्प म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड आफ्टर टाइफून यागी। सद्भाव नाम से ही एक और ऑपरेशन है, थोड़ा सा चेंज है बस, ऑपरेशन सद्भावना। दिस ऑपरेशन सद्भावना वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था। क्यों किया था? टू हेल्प द रूरल पीपल। इट वाज देयर टू हेल्प द रूरल पीपल नियर एलओसी, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में लोकल लोगों, रूरल पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए दिस ऑपरेशन सद्भावना वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। दिस वाज कंडक्टेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। Now this operation was conducted by the RPF, that is the Railway Police Force. चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। सो आई हैव टोल्ड यू अराउंड 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैस्कॉट। Which one of the following is the mascot of the 38th National Games? Now आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। These are some of the very very important questions. So if I talk about the 38th National Games, I hope ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौली, ठीक है। Now 38th National Games कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। एंड इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है मौली, मौली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस 37th नेशनल गेम्स, तो 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? नाउ दिस नेशनल गेम्स हुए थे ये गोवा में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, सो इफ आई टॉक अबाउट गुड़िया, सो दिस वाज एन मैस्कॉट ऑफ द एशियन हॉकी चैंपियनशिप। अब ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? सो ये कंडक्ट हुई थी राजगीर में। अब राजगीर कहाँ है? राजगीर इज इन बिहार, ओके। नाउ इसका मैस्कॉट था गुड़िया। तो ये कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था ऑफ द एशियन हॉकी चैंपियनशिप। और हु वॉन दिस एशियन हॉकी चैंपियनशिप? तो इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती थी बाय डिफीटिंग whom? बाय डिफीटिंग चाइना। इट मीन्स कि इंडिया secured the first position whereas China secured the second position, ठीक है। Now if I talk about तेजस, तो तेजस was also a mascot। तो ये किसका मैस्कॉट था? ये मैस्कॉट था खो खो वर्ल्ड कप।
नो, वर्ल्ड का पहला खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नो, इसके मैस्कॉट कौन थे? सबसे पहला तो एक तेजस मैस्कॉट था इसका, एंड तेजस के अलावा तारा वाज आल्सो ए मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली हु वाज द विनर ऑफ दिस खो खो वर्ल्ड कप? सो द विनर वाज इंडिया ओनली, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्नो लेपर्ड भी किसी गेम्स का मैस्कॉट था, और वो गेम्स कौन सी थी? ये गेम्स थी खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नो, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? ये कंडक्ट हुई थी लद्दाख में, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड हमारा। नो, इफ आई टॉक अबाउट द अदर फ्यू गेम्स, तो 9th एशियन विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं, तो ये 9th एशियन विंटर गेम्स कंडक्ट होने वाली हैं 2025 में। कौन से कंट्री में? तो चाइना में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैं मैस्कॉट की बात करूं इनके, तो इनके मैस्कॉट का नाम है बिलबिन एंड नीनी, ठीक है। अगर मैस्कॉट की बात हो ही रही है, तो पेरिस ओलंपिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ना, ये पेरिस ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली पेरिस में हुआ था। इसका पेरिस ओलंपिक्स का हमारे मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था फ्रिजियन कैप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स कौन थे फ्लैग बेयरर इंडिया के, तो वो थी मनु भाकर एंड पी आर श्रीजेश। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन थे इंडिया के। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट पेरिस ओलंपिक्स, तो फर्स्ट रैंक किसका था? फर्स्ट रैंक था यूएसए का मेडल्स में। सेकंड रैंक किसका था? सेकंड रैंक था हमारे चाइना का। एंड अपने इंडिया ने कौन सा रैंक मिला था इंडिया को? इंडिया को मिला था 71st रैंक, ठीक है। कितने मेडल्स के साथ? 6 मेडल्स के साथ। इफ आई टॉक अबाउट मेडल, तो एक सिल्वर मेडल था एंड 5 अदर वेयर दी ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। सिल्वर मेडल किन्होंने जीता था? सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर मेडल वाज वॉन बाय नीरज चोपड़ा, ठीक है। कौन से गेम में? तो जैवलिन थ्रो में, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। नाउ आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आज के क्वेश्चंस यहीं तक हैं। आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल रही होगी ये सीरीज़ आपके लिए। अगर ये सीरीज़ बेनिफिशियल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट्स करके अपने व्यू ज़रूर बताना इस वीडियो के ऊपर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू। हाँ, और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट 3 पार्ट तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कंसोलिडेटेड पार्ट का। वो अराउंड 3 आवर्स का है, तो आपका काफ़ी स्टैटिक भी वहाँ से रिवाइज हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।